अपनी लड़ाई के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी दुनिया के लिए और अपने आदिवासी अस्तित्व के लिए। साथियों, ये कविता जरूर आपके दिमाग को खंगालने की कोशिश करेगा कि ये शब्द ऐसे क्यों पिरोए गए। ये आपको समझ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजादी के 77 साल बाद भी हम उन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं जिन विषयों पे कभी किसी मंचों में चर्चा नहीं हुआ। अभी इस मंच ने आपको संविधान का प्रस्तावना पढ़ के बताया गया, ये संविधान मैंने रखा है और ये संविधान जिस दिन हम 26 नवंबर 1949 को हमने स्वीकार किया, इस देश के लोगों ने अंगीकार किया और माना, उसी दिन से आप सबको बताना चाहता हूं, ये देश 4 भौगोलिक क्षेत्रों को हमने स्वीकार किया। किसी को पता है क्या ये 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसको ये संविधान में लिखा गया, जिसको स्वीकार किया और उसी की व्यवस्था के अनुसार इसके नीति नियम बने? संचालक महोदय कह रहे थे कि यह देश संविधान से चलता है, यह देश संविधान से चलता है और यह संविधान चलता है उसके बनाए हुए कानूनों से। तो ये कानून क्या सबके लिए बराबर होंगे? ये आपको जानना चाहिए। आज के दिन यह अवसर है आपके लिए। जब यह देश आजाद हुआ, जब यह संविधान बन रहा था, यह देश राजा रजवाड़ों का देश हुआ करता था। ये अलग अलग धर्म पंथ के लोग रहते थे, सबकी बोली भाषा अलग, रहन सहन अलग, सबका रोटी बेटी लेन देन अलग, सारे संपत्तियों का बंटवारा का हिसाब किताब अलग, अपने कस्टमरी लॉ के आधार पे लोग सब करते थे। आज दुनिया में, आज कल के दिन में, 9 अगस्त के दिन में दुनिया के लगभग 90 देशों से ज्यादा के लोग जहां ये निवास रहते हैं, जहां इनकी बहुलता है, वो सब मना रहे थे। आपको लगता है कि वो सब एक धर्म के लोग होंगे? आपको लगता है कि वो एक बोली के लोग होंगे? क्या आपको लगता है कि वो एक कबीला के होंगे? नहीं। तो क्या ये संविधान में हमको जगह दी गई? जरूर मैं कहूंगा, लेकिन मैंने कहा आप सब संविधान पढ़े हैं, आप हर 26 नवंबर को संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं, लेकिन इस किताब में जो लिखा है क्या आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैं थोड़ा शॉर्टकट में, चूंकि आज समय कम है, मुझे कभी और अवसर आप देंगे तो मैं 10 घंटा लगातार बोलता हूं और 10 घंटा में थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। आप कहेंगे कि केवल 2 घंटा में हमको समझा दो, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पिछले 77 सालों से जिस व्यवस्था को नहीं समझे आप 2 घंटा में नहीं समझ सकते। इसलिए मुझे कभी और अवसर दें और दिन में बैठें और लंबा बैठें। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भौगोलिक क्षेत्र थे, एक जिसमें 370 आपने सुना होगा, एक कश्मीर का क्षेत्र था, दूसरा ऐसे क्षेत्र इस देश में जहां आदिवासियों की बहुलता 80% 90% हुआ करता था, जिसको आज पूर्वोत्तर के राज्य में, जिसको छठी अनुसूची के नाम से इस संविधान में लिखा गया। वैसे ही इस भारत के, मध्य भारत में कम से कम 10 ऐसे स्टेट हैं जहां आदिवासियों की बहुलता 50% से ज्यादा है, लेकिन उस क्षेत्र में एससी, ओबीसी, जनरल माइनॉरिटी सभी रहते हैं वहां पे। और एक ऐसा क्षेत्र जो सीधे सीधे अंग्रेजों के कानून वहां लागू होते थे, जिसको आप सामान्य भारत कहते हैं। आप सब लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये क्या बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कहा कि आज उन विषयों को रेखांकित करना चाहता हूं जिनको आपने 77 सालों तक देखा नहीं, जिसको पढ़ा नहीं। केवल आप इसकी जयकारा कहते हैं, अमर रहे बोलते हैं, लेकिन क्यों अमर रहे इस बात को आपने कभी नहीं पढ़ा। आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ का 61% हिस्सा शेड्यूल्ड एरिया है। 61% हिस्सा इस संविधान में 5वीं अनुसूची जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है वो क्षेत्र है। इसका मतलब आप बताइए सब लोग कि छत्तीसगढ़ में सामान्य क्षेत्र कितना हुआ? केवल 39%। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा अनुसूचित क्षेत्र है यह प्रदेश। यहां अकूत संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। राज्य के लेवल में जब पॉलिसी मेकिंग होता है, जब भी नीति निर्धारक लोग वहां बैठते हैं, तो 39% हिस्से के लिए नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं 61% हिस्से में, मतलब पूरे 100% में। और उम्मीद करते हैं कि हमको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये एकदम कानून की भाषा नहीं कह रहा हूं, संविधान की भाषा नहीं कर रहा हूं, एकदम सामान्य बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? मिलेगा क्या? मैं मन से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप अलग अलग समाज के पुरोधा हैं, आप अलग अलग समाज के नेतृत्व करता हैं।
39% हिस्सा सामान्य क्षेत्र है और 61% हिस्सा शेड्यूल्ड एरिया है, जहां पे 5वीं अनुसूची रन करता है। और 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में कौन से कानून लागू होंगे, नहीं लागू होंगे, उसके लिए जनजाति सलाहकार परिषद संविधान ने व्यवस्था बना के दिया। और उस जनजाति सलाहकार परिषद में हमारे ही चुने हुए आदिवासी विधायक जो 15 सदस्य हैं वो उसके मेंबर होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपके क्षेत्र में कौन से कानून आपके कस्टमरी लॉ के खिलाफ है, आपके कस्टमरी लॉ के अनुसार है, या आपके संसाधनों के अनुसार, आपके स्वशासन के अनुसार चलेगा, नहीं चलेगा, इसको देखने की जवाबदारी जनजाति सलाहकार परिषद। मुझे चूंकि कहा गया है कि पेशा के बारे में और रोफरा के बारे में आपको बात करना है, जब मैं रोफरा कह रहा हूं तो कोई एक हाथ खड़े करके बता दिए कानून कभी सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं, इस साल में कोई नहीं सुने होंगे। लेकिन वन अधिकार कानून सबने सुना होगा। कितने लोग सुने हैं? हाथ खड़े करें। क्योंकि सब दिल्ली के लोग हैं तो ज्यादा नहीं जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बाहर से आए हैं, थोड़ा बहुत सुने। वो कानून का नाम ही गलत पढ़ते हैं, इसलिए वो अधिकार आपको देगा ही नहीं। कानून का नाम ही गलत बोल रहे हैं आप, कानून का व्याख्या ही गलत कर रहे हैं, इसलिए वो आपको अधिकार नहीं देगा। सेम वैसे ही ये संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को आप पढ़ नहीं रहे हैं और इसलिए वो अधिकार आपको नहीं दे रहा है। आपको बता दूं, ये आदिवासी समाज है जो 365 दिनों में मुझे लगता है कि हर महीना रैली, धरना, आंदोलन और कलेक्टर घेराव, सीएम घेराव, यही काम रह गया हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के डेट को, मतलब इस साल के जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, उसका थीम क्या लिखा? उन्होंने कहा कि जो आदिवासी अधिकार हैं उनको लेने के लिए और साथ में आपके समाज को भविष्य का कैसे आकार देना चाहते हैं, उसके लिए आप एआई का कैसा उपयोग करेंगे, उसकी बात कर रहा है। दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और हम पिछले 30 सालों में जो हमारे अधिकार के लिए, हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए जो कानून हमारे लिए बने, आपने नहीं पढ़ा। अभी हाथ खड़े करने बोलूंगा, कोई नहीं पढ़े हैं, मुझे पता है। क्या आपको पता है 1996 में जो पेशा के कानून राष्ट्रपति ने साइन किए, महज 1.5 पन्ने का कानून है। कितने पन्ने का? 1.5 पन्ने का। मैं बहुत सारे नियम कानून देखता हूं, सारे कानून बड़े बड़े होते हैं, पुलिंदा होता है, मोटा होता है, लेकिन बड़ा अचरज होता है मुझे कि संसद ने केवल 1.5 पन्ने का कानून उन 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बना के दिया, स्वशासन के लिए दिया, उनके संसाधनों के संरक्षण के लिए दिया। हाथ खड़े करके बताएं इस पूरे हाल में, मंच से भी आग्रह करता हूं, उस 1.5 पन्ने को पिछले 30 सालों में कितने लोग पढ़े हैं? एक का भी हाथ खड़े नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो अधिकार मुझे दे रहे हैं और जो कानून मेरे लिए बना है, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कानून कलेक्टर पढ़ेगा, वो कानून डीएफओ पढ़ेगा, वो कानून एसपी पढ़ेगा। आप क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? केवल रैली, धरना, आंदोलन करने के लिए। वो 1.5 पन्ना कहता है, अरे आपके संसाधनों पे आपका अधिकार है, आप निर्णय लेंगे, आप सक्षम हैं, आप कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। और ये पहला कानून है, मैं आपको कह रहा हूं, बाकी कानूनों में स्टेट सक्षम होता है, लेकिन ये पहला इकलौता एक ऐसा कानून है 1.5 पन्ने का, वो कहता है कि ग्राम सभा फाइनल अथॉरिटी है लोकतांत्रिक व्यवस्था का और डिसीजन मेकिंग का फाइनल अथॉरिटी है वो ग्राम सभा। लेकिन जब ग्राम सभा की बात करेंगे तो आपको बड़ा अटपटा लगता है, वो कैसे निर्णय लेगा? वो तो सरपंच लेता है निर्णय। मैं कहता हूं कि सरपंच केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, निर्णय लेने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन ये बात आपको कोई किसी सभा में नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। केवल ये बताया जाता है कि हाँ, जनपद अध्यक्ष फाइनल व्यक्ति हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष फाइनल व्यक्ति हैं, सरपंच जो बोलेगा वही होगा। गलत बात, गलत बात। ये बात आपको आज सोचना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस केवल रैली निकालना, यहां आके भाषण को सुन के ताली बजाना, केवल नाच गाना करना, यहां तक नहीं है। मैं एक आंकड़ा देता हूं आपको। आज के दिन एक एक कार्यक्रम में, चूंकि ये छोटा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन मैं बड़े बड़े कार्यक्रम में जाता हूं। कल मेरा बचेली में, किरंदुल में बड़ा कार्यक्रम था, रात को बचेली में कार्यक्रम था, रात को 4 बजे उठ के इधर आया हूं। सारे कार्यक्रमों को यदि छत्तीसगढ़ का मैं आंकड़ा देता हूं, सबको पता होना चाहिए। कल के डेट में मैं निकाला था 9 करोड़ 90 लाख।
लेकिन आज के डेट में जब मुझे पता चला वो लगभग 11 करोड़ खर्च होता है आपके एक दिन का। आप गरीब हैं, आप गरीब हैं, आपके पास संसाधन नहीं है। आप कहते हैं अमीर धरती के लोग, आप कहते हैं अपने को अपनी अमीर धरती के लोग, ये संसाधन आते कहां से हैं? संसाधन आपके पास हैं, व्यवस्था में गड़बड़ है। संसाधन आपके पास हैं, आप लखपति हैं, आप करोड़पति हैं, आपकी व्यवस्था में गड़बड़ है। आप सवाल खड़े नहीं करते उन व्यवस्थाओं पे। जो व्यवस्था सुधरेगी तभी वो हक आपको मिलेगा। मैं केवल 1.5 पन्ने को पढ़ने के बाद कह रहा हूं। मैं अगले 9 अगस्त को इधर फिर आऊंगा, पूरा हाथ खड़े होना चाहिए हमने पढ़ लिया। और मैं बता दूं आपको, यदि आप वो 1.5 पन्ने को पढ़ लेंगे आपको हक मिलेगा, वो अधिकार मिलेगा। लेकिन मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल आप एक दिन के लिए 9 अगस्त मनाते हैं, केवल एक दिन आदिवासी दिवस मनाते हैं। इससे बात नहीं बनने वाली, इससे बात नहीं बनने वाली। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि पेशा में क्या लिखा गया है। पेशा ही एक इकलौता ऐसा कानून है जहां ओबीसी को शेड्यूल्ड एरियाओं में 100% आरक्षण दिया करता था। कोई ओबीसी के साथी होंगे तो मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह पेशा कानून इकलौता एक ऐसा कानून है जहां ओबीसी को शेड्यूल्ड एरियाओं में 25% लिखित में अधिकार देता था, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का। आपको थोड़ा हिंट देता हूं, आपके सारे उप सरपंच, आपके सारे उप जनपद उपाध्यक्ष, आपके सारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष हुआ करते थे। आज हैं क्या? थोड़ा बताएं, आज हैं क्या? बताएं। नहीं, आपने बोला नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला, ओबीसी ने इसलिए आवाज खड़े नहीं किया क्योंकि वो 1.5 पन्ना केवल आदिवासियों का है। आपको ऐसा बताया गया पिछले 77 सालों से कि आदिवासी स्थानीय भर्ती मतलब केवल आदिवासी। गलत। स्थानीय भर्ती मतलब डिस्ट्रिक्ट रोस्टर के आधार पे जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि आपकी जनसंख्या 14% से ज्यादा है या उससे कम है तो भी आपको उस एरिया में आपके जनसंख्या के अनुपात पे आरक्षण मिलता था। ओबीसी ने आवाज उठाया? नहीं। क्यों नहीं उठाया ओबीसी ने? इसलिए क्योंकि वो केवल आदिवासी के लिए था। गलत, बिल्कुल गलत। यदि शेड्यूल्ड एरिया में यदि हॉस्पिटल खुलता है सबका इलाज होता है, शेड्यूल्ड एरिया में यदि स्कूल खुलता है सबके बच्चे पढ़ते हैं। कि बंटवारा करके रखे हैं कि ओबीसी अलग है और आदिवासी अलग है। यह पढ़ाया गया, यह समझाया गया आपको स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, एकेडमिक संस्थानों में भी जाता हूं, यह बात रखता हूं कि आपको इस विषय पे चिंतन करना चाहिए। क्योंकि बात ज्यादा है, मैं जितना सवाल खड़े किया हूं आपके सबके जेहन में ये कौन रहा होगा कि आप ये कैसे बोल रहे हैं। मैं हिंट देता हूं, दोबारा कभी और मिलूंगा तब मुझसे जवाब मांगिएगा। 90 के दशक में इस देश में सबसे 2 बड़े बदलाव हुए और 2 बड़े बदलावों में एक उदारीकरण की नीति इस देश में लाई गई। आर्थिक सुधारों के नाम पर, आर्थिक सुधारों के नाम पर यह कहा गया कि हम भी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, हर सुविधा देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वहां बड़े सख्त कानून हैं, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते। इसलिए उन कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। बात अच्छी है, हमें भी शिक्षा चाहिए, हमें भी स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार ने कहा उदारीकरण की नीति लाएंगे, सारे कानूनों को हम शिथिल करेंगे और शिथिल करते हुए यदि कोई उद्योग धंधा वहां लगाना चाहता है हम आपको फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में रोड लगा के देंगे। आप उद्योग धंधा तो खोलिए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। 90 के दशक की बात कर रहा हूं। वही 90 के दशक में हमारे साथ धोखा हुआ, और धोखा बड़ी दूर की बात नहीं कह रहा हूं मैं। नगर नार सब लोग सुने होंगे, किसने नहीं सुना? नगर नार निजी हाथों में जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? आपने जब हमसे जमीन अधिग्रहण किया तब बताए थे कि हम निजी हाथों में देना चाहते हैं, हम जमीन नहीं देते, सर कटा देते। लेकिन आपने कहा कि ये एनएमडीसी जो है वो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, हम सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमने दिया, और 20 साल बाद हमने धोखा खाया। ये जो निजीकरण है, आप आज नहीं बोलेंगे, इस मन से लिख लीजिए, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो अवसर मिलेगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि वो स्कूल आपका होगा ही नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जरूर उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जो उनके अधिकारों को नहीं देता। उनके हक हैं। उसी समय एक दूसरा बड़ा बदलाव हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण। और सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए ग्राम सभाओं को पहले मर्तबा इस संविधान में लिखा गया। आप 1992 के पहले यदि खोजेंगे इस किताब में कि ग्राम सभा कहां है करके, तो कहीं आपको ग्राम सभा नहीं मिलेगा। लेकिन पहली मर्तबा संविधान में 73वां संविधान संशोधन करते हुए इस किताब में एक खाका दिया गया और पंचायत को जगह दी गई। इस बात को समझना है कि मैं दो अलग कानून की क्यों बात कर रहा हूं। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की व्यवस्था रखा गया और इनको 11वीं अनुसूची के 29 विषय दिए गए। 29 विषय दिए गए और उन 29 विषयों में पूरे ग्रामीण विकास के बात कहा गया। और दिल्ली ने तय किया, संसद ने तय किया कि किस गांव को सीसी रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, नल चाहिए, सब गांव वाले तय करें। हम दिल्ली में बैठ के सारे गांवों का विकास नहीं कर सकते। 7.5 लाख गांवों का देश था जब यह देश आजाद हुआ। दिल्ली में केवल 20 लोग बैठ के 7.5 लाख गांवों का विकास कर लेंगे? आपको लगता है असंभव। इसीलिए दिल्ली ने कहा कि आज से हम पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, हम डिसेंट्रलाइज करते हैं। आप गांव वाले बैठिए, कहां सड़क चाहिए, पानी चाहिए, स्वरोजगार चाहिए, आप ले लो। और इसके लिए उस समय कोई खाका नहीं था कि गांव को कोई आप अथॉरिटी दें। इसलिए उस समय संवैधानिक दृष्टि से संविधान में संशोधन हुआ और ग्राम सभा को ऑथराइज किया गया और निर्णय लेने के फाइनल अथॉरिटी बनाया गया और यह कहा गया कि इन विषयों पे आप निर्णय ले सकते हैं। बाकी स्टेट जानेगा और बाकी केंद्र जानेगा। लेकिन एक बात और लिखा इस किताब में, जिसको इस मंच के बाहर जितने भी होंगे किसी ने नहीं कोई नहीं जानते इस बात। इसमें एक चीज लिखा है 243 M ये कहता है कि यही जो पानी, बिजली, सड़क के लिए जो गांव वाले निर्णय लेंगे वो केवल छत्तीसगढ़ के 39% हिस्से में ही लागू होगा, 61% हिस्से में लागू नहीं होगा। ये क्या बात हुई भाई? क्या अबुझमाड़ को आइसोलेट कर दो? क्या बस्तर को और सरगुजा को आइसोलेट कर दो? उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं लाना चाहिए? क्या लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप बोलिए। उनको पानी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन ये संविधान कहता है, हमारे संचालक महोदय बोले कि ये देश संविधान से चलता है। मैं भी कहता हूं ये देश संविधान से चलता है। लेकिन इसी संविधान में तो लिखा है कि 39% हिस्से में ही पंचायती राज कानून लागू होगा, 61% हिस्से में लागू नहीं होगा। लेकिन ये दल्ली राजहरा वालों के लिए एक नया जानकारी आपको देके जाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। जब ऐसा हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के जमाने में 1993, 94, 95 में। पत्र निकला दिल्ली से भोपाल, भोपाल से निकला रायपुर, रायपुर से निकला जगदलपुर, पहुंच गया जहां पहुंचना नहीं चाहिए था। और जगदलपुर से सारे सरपंच बना दिए गए। ठाकुर जी और पुराने सभी साथी जानते हैं, सभी जगह सरपंच बना दिए गए। और ये संविधान क्या कह रहा था कि वह जो कानून है, वह जो व्यवस्था है, वो शेड्यूल एरियाओं में लागू नहीं होगा। मतलब सरपंच आप उधर नहीं बना सकते, 61% हिस्से में लागू नहीं होगा। कलेक्टर के एक आदेश ने सारे जगह सरपंच बना दिए। जब लोग हो हल्ला किए इस देश के लोग कि अरे तो संविधान का उल्लंघन है, आपने कैसे इधर सरपंच बनाए, तब केंद्र सरकार को कोर्ट में जवाब देना हुआ। और उनके पास दो ही विकल्प थे मेरे जानकारी के आधार पे, आप लोग उस पे जोड़ सकते हो तीसरा विकल्प होगा तो। पहला विकल्प था कि उन सरपंचों से जाके सरकार हाथ जोड़ करके माफी मांगे, बोले कि सरपंच महोदय आप माफ कर दो, गलती से हम आपको सरपंच बना दीजिए, आप इस एरिया में ये कानून नहीं लागू होगा, सरपंच पद को छोड़ दो। क्या सरकार ऐसा कर सकती थी उस समय तत्कालीन सरकार? नहीं। इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वोट बैंक का माजरा है। क्यों वोट बैंक का? क्योंकि जो पहले सरपंच बने या तो वो राजनीतिक थे, या किसी पार्टी से संलग्न थे, या वो थोड़ा ज्यादा बोलकार थे, या तो मालगुजार थे, या तो मंडल थे, और वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो सकते थे। लेकिन ये देश किससे चलता है? संविधान से। जब ये बात आई 1994 में, तो फिर कहा गया कि ये कैसे हो गया, हमसे चूक कैसे हो गया।
जब आपसे चूक हो गया तो ये कहा गया कि अब सरपंच के पास हम हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे। दिल्ली ने निर्णय लिया, कहा कि एक काम करते हैं, गलती हुई है हम मानते हैं, इन गलतियों को कैसे विधिक अमली जामा पहनाया जाए, लीगलाइज कैसे किया जाए, उसको लीगल फ्रेम में कैसे बिठा सकते हैं, बताइए कौन बताएगा? संसद ने एक कमेटी डिजाइन किया। दिलीप सिंह भूरिया सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के सांसद हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में 22 सदस्यों की कमेटी बनी और 22 सदस्यों के कमेटी ने जनवरी 1995 में, एक साल के अंदर में, देखिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार कितनी स्पीड भागती है, एक साल के अंदर में कमेटी ने रिकमेंड किया और उस रिकमेंडेशन के आधार पे मान के चलो कि आप कोई रिकमेंड करते हैं, मैं एक उस पर सवाल खड़े कर रहा हूं, आप कोई एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी में कहते हैं कि अपवाद और रूपांतरण के अधीन ही यह जो पंचायत का खाका है, जो संविधान के भाग 9 में लिखा गया है, वो व्यवस्था उधर लागू होगी, नहीं तो लागू नहीं होगी। क्या अपवाद और रूपांतरण? कोई एक भी मेरे को हाथ खड़े करके बता दें, यह मन से भी आग्रह करता हूं, अपवाद और रूपांतरण मतलब क्या होता है? यह संवैधानिक भाषा है। किसी का हाथ खड़े नहीं होगा। हमको क्यों नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में, क्यों पढ़ाया नहीं जाता यूनिवर्सिटी में? आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप अपने हक के बारे में खड़े हो जाएंगे। तो ठीक है, उस समय खड़े नहीं हो रहे थे, आज भी तो खड़े हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अपवाद और रूपांतरण को आपको समझना चाहिए इस हाल में जितने लोग हैं। अपवाद मतलब होता है, एक एटीएम का लाइन रहता है, एटीएम निकालते हैं ना, हाथ खड़े करके बताएं, सब लोग एटीएम जानते हैं? नहीं सुन रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या? एटीएम देखे हैं नहीं देखे हैं? हाथ खड़े करके बताओ तो कितने लोग देखे हैं एटीएम जहां से पैसा निकलता है? आजकल कोई झोला लेके पैसा नहीं देता, सब एटीएम जानते हैं। एटीएम में जैसे ही हम जाते हैं और मान के चलो 50 लोगों का भीड़ है, तो वहां क्या होता है? तो जो पहले आएगा पहले लाइन में खड़े होगा, दूसरा आएगा दूसरे में, फिर तीसरे, ऐसे करके 50 के लाइन में खड़े हो गए। भरे दोपहरी का समय है और उस समय में एक बुढ़िया आती है लाठी पकड़ के, वो उसको भी एटीएम में जाना है, उसको भी एटीएम में जाना है। वो बुढ़िया क्या करेगी? सबसे पीछे में खड़े होगी ना, पीछे में खड़े होगी कि कहां जाएगी? वो सबसे पीछे में खड़े होगी लाठी पकड़ के, और बड़ी दोपहरी है। ऐसा क्यों मैं उदाहरण दे रहा हूं? ये व्यवस्था को आपको समझना है ना। आपकी व्यवस्था क्या कहता है? आपको पैसा निकालना है, केवल उद्देश्य सबका एक है, वो बुढ़िया का भी और जितने लाइन में लगे हैं उनका भी एक ही उद्देश्य है, आपको पैसा चाहिए। लेकिन वो पैसा निकालने के लिए किसने बनाया आपको? ये लाइन बाई लाइन खड़े होना है, जिसमें दम है वो धक्का लगाए और निकल जाए ना, पैसा निकाल ले। किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है ना? तो कोई बोलता है क्या? एक जन वहां पे रहता है लाइन बाई लाइन खड़े होकर के, एटीएम में कोई नहीं, कोई आदमी खड़े नहीं होता। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद मौखिक सिद्धांत कहते हैं जिसको, या मौखिक नियम कहते हैं जिसको लिखा नहीं जाता। हम अपने से ही जो उतने 50 लोग हैं, बाय डिफॉल्ट हम नियम बना लेते हैं कि जो पीछे आएगा भाई वो सबसे पीछे में खड़ा होगा। तो बुढ़िया का क्या गलती? बुढ़िया की गलती है। लेकिन भरी दोपहरी है तो सब लोग बोलते हैं 49 लोग, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, बुढ़िया पहले लाओ भाई, वो मर जाएगी, ठीक है ना, पहले इसको निकालने दे, ठीक है, थोड़ा 1 घंटा हम लेट में निकालेंगे। ये अपवाद है। क्या है? ये अपवाद है। क्योंकि समय हो गया है, इधर आ गया है, लेकिन मैं बहुत सारा चीज आपको बताना चाहता हूं जो इस देश की, इस राज्य के और इस जिले की व्यवस्था तब्दील करने वाली है। ये जब तक नहीं जानेंगे ये आपके लिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। फिर भी मैं इसको पूरा कर देता हूं, समय थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन लंबा इसलिए क्योंकि 77 सालों में ये हमें किसी ने नहीं बताया जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। और इसीलिए मैंने कहा मैं 10 घंटा लगातार बोलता हूं, तब थोड़ा बहुत समझ में आता है। अभी मैं आपको कंफ्यूजन छोड़ के जाऊंगा। जितना मैं बोल रहा हूं सारे रेफरेंसेज हैं, आप गूगल खोलिए, एआई खोलिए, सब बताएगा जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन उसको आपको क्या बोलते हैं, एक धागा में मोती को थोड़ा पिरोना है। इसका मतलब अपवाद क्या हुआ? अपवाद यह हुआ कि जो कमजोर हैं, जो कमजोर है उसको हमने पहले आने दिया, उसको भी वो अवसर दिया, समान अवसर दिया कि ठीक है भाई बुढ़िया कि आप निकाल लो, बाद में हम लोग निकालेंगे। ये अपने ही बनाए नियम को तोड़ रहे हैं, अपने ही बनाए को मॉडिफाइड कर रहे हैं। इसका मतलब उपांतरण, ये इस किताब में लिखा है, इस किताब में। तो नियम तो सबके लिए बराबर था, तो बुढ़िया क्यों अलग हो गई? अलग इसलिए कि वो अपवाद स्वरूप उस जगह पे आ गई थी, सब लोग बराबर थे। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ का एक इकलौता एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप अबूझमाड़ के नाम से जानते होंगे, जहां सरकार का डेटा ये कहती है कि वहां हम सर्वे नहीं किए। पिछले 77 सालों में सरकार की पहुंच वहां नहीं है। आपको लगता है वहां शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, सड़क होगा, पानी बिजली सब होगा?
कितने लोग गए हैं अबूझमाड़, थोड़ा बताएं तो। एक जन गए हैं, तारम जी, ये बताएंगे कि वहां की व्यवस्था क्या है। तो इसका मतलब वो कितना शिक्षा से दूर होगा, कितना विकास से दूर होगा, कितना बीहड़ होगा। हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, आप लोग इंग्लिश में वार्तालाप करते होंगे। वो केवल गोंडी और गोंडी जानते हैं, जिसके पास आपका कोई लिपि नहीं है, याद रखिएगा, वो ओरल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ऐसे स्थिति में सोचिए कि वो बच्चा आके आपके व्यापम में कंपटीशन करेगा, वो बच्चा आके आपके यूपीएससी में पीएससी में फाइट करेगा, वो बच्चा आके आपके बराबरी का रोजगार का अवसर ढूंढेगा। गलत। और इसीलिए ये संविधान ने 4 भौगोलिक क्षेत्रों को अलग अलग बांटा। ये हम 1949 से स्वीकार किए हैं, लेकिन उनके व्यवस्थाओं पे किसी मंच में जिक्र नहीं होता, किसी मंच में जिक्र नहीं होता। तो क्या वो अबूझमाड़ को छोड़ दिया जाए, उसको आइसोलेट में छोड़ दिया जाए? मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद मंच को माइक सौंपूंगा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, पेशा के नियम बने इस प्रदेश में, और पेशा के नियम में लगभग इस प्रदेश के 20,000 गांव हैं लगभग, और 20,000 गांवों में लगभग 10,000 गांव, 50% गांव शेड्यूल्ड एरियाओं में हैं, और उन 10,000 गांवों में लगभग 5,600 पंचायतें हैं हमारे। और उन 5,600 पंचायतों में से सारे गांव में एक ग्राम सभा होगी, और ग्राम सभा में निर्णय को लिखने वाला एक सचिव होगा, और वहीं का होना चाहिए, और 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप ऐसा नियम बना लिए, जैसे मैं एटीएम के लिए बताया था, तो आपने क्या नियम बनाया रायपुर में बैठ के कि उसी गांव का होना चाहिए व्यक्ति, और 12वीं पास होगा तो अच्छा, कंप्यूटर जानेगा तो थोड़ा बोनस दे देंगे, और उसको हम सचिव बनाते हैं। अच्छी बात है। तो ये निर्णय ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग बता सकते हैं, क्या ये कानून पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा कि नहीं होगा? थोड़ा इसी बोल दो, थाना में लागू होगा कि नहीं होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। लागू होगा। सबने कहा कि ये लागू होगा, और ये लागू होने के लिए भी ये संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समान अवसर है सरकारी रोजगार दिलाने में। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपका पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है 12वीं पास होना चाहिए और उसी गांव का होना चाहिए। अभी मैंने कहा कि अबूझमाड़ में तो कोई पढ़ाई लिखा नहीं है 12वीं पास, तो वहां सचिव नहीं बनाओगे? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो सचिव कौन होगा? जब 12वीं पास आपने नियम बनाया है, तो पहली मर्तबा 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो अबूझमाड़ को कह दो, अबूझमाड़ को कह दो कि देख भाई, जब तुम्हारा बेटा 12वीं पास करेगा तब सचिव बनाएंगे, हम 12 साल तक इंतजार करेंगे, और ये जो सामान्य क्षेत्र है वो जितना विकास की गति में जा रहा है जाने देते हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? मुंडी हां या ना? तो ये व्यवस्था अच्छा रहेगा? अबूझमाड़ को छोड़ देते हैं, कोंटा को, भोपालपट्टनम, मुसूर को छोड़ देते हैं, जहां 12वीं पास नहीं है बच्चे, तो वहां लिखा पढ़ी करना नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा मुंडी हिल रहा है, मतलब मैं समझ रहा हूं कि ये व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ है। तो आप करेंगे क्या, ये बता दो, फिर मैं माइक छोड़ दूंगा। मतलब समझ गए ऐसा मैं समझूंगा। तो क्या करेंगे फिर आप लोग? कोई भी बोल दो, मन से भी बोल दो, आप क्या करेंगे? उस नियम में, अपने ही नियम में अपवाद ढूंढेंगे, अपने ही नियम को मॉडिफाई करेंगे। जैसे एटीएम निकालने के लिए, वो महतारी के लिए, बुढ़िया के लिए आपने नियम को तोड़ा और उनको वो सुविधा दिया निकालने का, सेम वैसे ही अभी भी आप क्या काम करेंगे? ठीक है भाई, अबूझमाड़ के लोग 12वीं पास नहीं किए ना, तो 10वीं तो पढ़े होंगे ना? 10वीं नहीं है तो कम से कम 5वीं पढ़े होंगे ना? यही निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यही निकालेंगे ना? जब आप ऐसा सोचते हैं तो 2 चीज कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। पहला, अपने नियम को तोड़ना, अपने नियम को शिथिल करना, अपने नियम में अपवाद ढूंढना। दूसरा, अपने ही बनाए नियम को, कठोर नियम को शिथिल करना और उसको मॉडिफाई करना, परिवर्तन करना, संशोधन करना। और यही संविधान के 5वीं अनुसूची की आत्मा है, याद रखिएगा। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, वो भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उसको आप एक स्टेप देते हैं, अपने तरीके से देते हैं। लेकिन इस देश में क्या फैलाया गया, बूमर क्या फैलाया गया? नहीं, वो तो आदिवासियों को आरक्षण मिलता है। मैं जितना अभी बताया, किसी आदिवासी का आरक्षण के बारे में बताया? नहीं। वो अबूझमाड़ में सब लोग रहते हैं, राउत रहता है, कलार रहता है, आप जाके देखेंगे। क्या उनको भी हक नहीं है इधर आने का? ठीक है, वो आदिवासी नहीं है, चलो आदिवासी होता तो आरक्षण के बल में आ भी जाता,
ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं केवल सवाल खड़े कर रहा हूं। मंच मुझे समय नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को आखिरी में जाते जाते कह दूं कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इत्तेफाक की बात करूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भी देश है। एक इत्तेफाक इसके साथ और है कि यह देश पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है, जहां अलग अलग धर्म अवलंबियों के रहने का बसाहट है। आपको नहीं लगता कि वो 1.5 पन्ना कानून को हमको पढ़ना चाहिए? और 1.5 पन्ना सार्वभौम कानून है। सार्वभौम मतलब कह रहा हूं मैं, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, चाहे पंथ का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए वो स्वशासन की बात करता है। किसकी बात करता है? स्वशासन। और जिस दिन आप सेल्फ गवर्नमेंट समझ जाएंगे तो इस संविधान के आर्टिकल 40, जिसकी आत्मा से निकला है पंचायत और जिसके 243 एम से निकला है पेशा, वो आप समझ पाएंगे। धन्यवाद, मुझे आपने सुना। मेरे किसी भी उद्बोधन में, मेरे किसी भी वक्तव्य में यदि आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, मेरा फोन नंबर रख लीजिए, मेरे से बैठ के बात कर लीजिए, लेकिन कंफ्यूजन लेके मत जाइएगा। कंफ्यूजन हमेशा घातक होता है। इसलिए घातक होता है कि हमें यह बताया गया कि ये लाइट आने से पंखा चलेगा, ये लाइट आने से प्रकाश आएगा, आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यही बताया है। लेकिन जाते जाते ये भी बता दूं कि ये लाइट और पंखा इसलिए चलता है क्योंकि यहां करंट है, और करंट को छूने से मर भी सकते हैं। धन्यवाद। क्या आप भी अपने YouTube चैनल मैटर ऑफ रुपीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका एक छोटा सा कदम हमें बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। हम हिंदी में मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते हैं। आपका साथ हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।